ओके, कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे कि आप मुझे सुन भी पा रहे हैं और आपको स्क्रीन भी क्लियर नजर आ रही है। अस्सलाम जी वालेकुम जी सर। सर। वाह सर। जी सर, हम आपको सुन भी पा रहे हैं, क्लियर स्क्रीन भी नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब अगर सारी चीजें इन ऑर्डर हैं तो फिर जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, थोड़ा सा याद दिला दूं। जो लास्ट क्लास मैंने ली थी उसमें हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन की। मैंने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद हमने कुछ जिक्र कर दिया था किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सारे फॉर्मूलाए देख लिए थे। आज हम यहीं से जो है वो बात को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो आज का टॉपिक होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अगर उसके बाद हमें मौका मिला तो फिर हम लेंसेज की तरफ चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप बात करते हैं एक फिनोमेना की जिसको हमने नाम दे रखा है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाम से जाहिर है इसको टोटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब एक आम रिफ्लेक्शन होती है तो कहा ही जाता है कि पूरी 100% रेज रिफ्लेक्ट नहीं होती। लेकिन जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है तो तमाम की तमाम लाइट रेज जो है वो 100% क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाया करती है। तमाम की तमाम लाइट रेज जो है वो 100% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तब इसका नाम पड़ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं देखें। अगर हम बात करें इस लाइन की, और मैं आपको बताऊं कि इस लाइन के नीचे जो है वो लेड से गिलास है और लाइन के ऊपर जो है वो एयर है। मैं यहां पर ड्रॉप कर देता हूं नॉर्मल पहले ताकि आप बात समझ सकें। ये नॉर्मल है। एक रे ऑफ लाइट है जो ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम से, क्योंकि गिलास से मेरी मुराद है क्या, डेंसर। एयर से मेरी मुराद है क्या, रेयर। जो ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम से कहां पर, रेयर मीडियम में। ठीक, तो अब होना क्या चाहिए, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये कुछ इस तरह जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये वाला कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने एक काम किया, मैंने एंगल आई को बढ़ा दिया। आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने इस दफा एंगल आई की वैल्यू को बढ़ा दिया। तो अब डेफिनेटली रे को अवे जाना है नॉर्मल से। तो आप एग्री करेंगे कि जो एंगल आर है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। अगर मैं एंगल आई की वैल्यू को और बढ़ाऊं, लेट से मैंने एंगल आई को इतना बढ़ाया कि वो यहां पर आ गया। अब मैंने नोट ये किया कि जो मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड, वो यहां बन रही है। तो जब मैंने एंगल आई की वैल्यू को बढ़ाया इतना कि जो एंगल आर है वो कितना बन गया, 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसपे एंगल ऑफ आर 90 बन जाए, उस एंगल को नाम दिया जाता है क्या, क्रिटिकल एंगल। उस एंगल को हम नाम देते हैं किसका, क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल उस एंगल को कहते हैं जहां पर आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बन जाए। अब अगर मैं रे ऑफ लाइट को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दूं, फॉर एग्जाम्पल जो एंगल आई था, मैंने क्या किया, मैंने उस एंगल आई को इतना आगे लेके गया कि जो मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया। यानी अब जो एंगल आई है मुझे नजर आ रहा है कि वो क्रिटिकल से भी क्या है, ज्यादा। मैं नोट ये करूंगा कि लाइट अपने एक्चुअल मीडियम में वापस आ जाएगी। लाइट ट्रेवल कर रही हो एक मीडियम में, अपने मीडियम में वापस आ जाए। आप इस फिनोमेना को नाम देते थे रिफ्लेक्शन का। यहां पर हमारा मानना ये कि जितनी रेज होंगी वो तमाम की तमाम जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तब इसका नाम पड़ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों इंटरनल कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी रे मीडियम से बाहर एयर में नहीं जा पाएगी। ठीक, तो अब इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है, अगर आप चाहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, लाइट must be traveling
फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, पहली चीज लाइट को डेंसर से रेयर में जाना है, और दूसरी क्या होनी चाहिए, एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जहां जहां पर ये दो कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएंगी, वहां पर आप ये कह सकते हैं कि लाइट के अंदर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, लाइट को रेयर से डेंसर में जाना है, और दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो है वो क्रिटिकल एंगल से जो है वो ज्यादा होना चाहिए। अब अगर आप इस कंडीशन को अप्लाई करें एक प्रिज्म के ऊपर, लेट से ये मैंने एक प्रिज्म बनाया, और ये प्रिज्म की कास्ट टाइप कहलाती है। अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना है, 45। इस प्रिज्म को कहते हैं 45 90 45 या 45 45 90, इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रिज्म ये दो एंगल 45 के होंगे और एक 90 का होगा। याद है रिफ्रैक्शन में मैंने क्या कहा था, वो रे जो नॉर्मली फॉल होती है वो विदाउट एनी डिविएशन स्ट्रेट जाती है। जब ये रे यहां पहुंचेगी तो यहां पर आप ड्रॉप करेंगे नॉर्मल, और अब अगर मैं थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई करूं तो देखें ये एंगल 90 है, तो ये कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। जरा इस पॉइंट की बात करें जिसको मैं पॉइंट एक्स कह रहा हूं। पॉइंट एक्स पर आपको दोनों कंडीशन फुलफिल होती हुई नजर आएंगी। पॉइंट एक्स पर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, मैं यहां लिख देता हूं, एट पॉइंट एक्स लाइट जा रही है डेंसर से रेयर में। अच्छा, गिलास के लिए क्रिटिकल एंगल 43 डिग्री होता है, शायद ये वैल्यू आपको प्रैक्टिकल से याद हो, आप गिलास स्लैब की बात करते थे, आप प्रिज्म की बात करते थे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालते थे वो 43 डिग्री आता था। जो गिलास हम नॉर्मली यूज करते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 43 है। अब आप देख सकते हैं जो एंगल आई है वो कितना है 45, which is greater than 43 degree, which means that angle I is greater than critical angle। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दोनों कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो गई, लिहाजा लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो लॉस को ओबे करेगी। एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, ये रे स्ट्रेट यहां पर आएगी 45 पे, नॉर्मली फॉलो हुई है स्ट्रेट चली जाएगी इस तरीके से। इस प्रिज्म को नाम दिया जाता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। कहां पर इस्तेमाल करते हैं ये प्रिज्म, इस्तेमाल किया जाता है पेरिस्कोप में। शायद आपको याद आए कि आपने मैट्रिक में पेरिस्कोप पढ़ा था। पेरिस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो नेकेड आई से जो है वो आपको नजर नहीं आते। ठीक है, हाँ, पेरिस्कोप से आप उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो नेकेड आई से आप, इनफैक्ट हाँ, ये मैं पहले पढ़ा रहा था इसलिए यहाँ पर मिक्स हो गया। पेरिस्कोप से आप उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो आपकी लाइन ऑफ साइट पे ना हो। फॉर एग्जांपल सबमरीन्स, जो सबमरीन्स होती हैं वो पानी के अंदर चलती हैं। अच्छा, अब अगर किसी को जो कैप्टन ऑफ सबमरीन है उसे बाहर देखना है तो ये तो नहीं होगा ना वो सबमरीन को जो है वो पानी के ऊपर लेके आ जाए, कि वो सबमरीन को जो है वो पानी के, तो इंतजार के लिए माजर। हम बात कर रहे थे किसकी, पेरिस्कोप की। देखिए, अगर कैप्टन ऑफ द सबमरीन को जो है वो पानी के बाहर देखना है तो वो नहीं देख पाएगा। क्यों? बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, आप पानी के बाहर होते हैं तो आप पानी के अंदर देख सकते हैं, आप पानी के ऊपर देख सकते हैं। होता है ना, आप जब स्विमिंग पूल में खड़े होते हैं तो पानी के ऊपर आपको अपना इमेज नजर आता है, ठीक है, और पानी के नीचे जो फ्लोर है, जो टाइल लगा हुआ होता है स्विमिंग पूल में, आप वो भी देख पा रहे होते हैं। मैं बार बार एक जुमला इस्तेमाल करता हूं, किसी सरफेस पर देखने का मतलब रिफ्लेक्शन होता है, किसी सरफेस के थ्रू देखने का मतलब रिफ्रैक्शन होता है। तो जब आप पूल के बाहर होते हैं आप रिफ्लेक्शन भी ऑब्जर्व करते हैं, आप रिफ्रैक्शन भी ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे पानी के अंदर चले जाएं और अब अगर आप बाहर देखना चाहेंगे तो आपको बाहर कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब हो रही होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो कैप्टन ऑफ सबमरीन है अगर वो पानी के बाहर देखना चाहे तो वो नहीं देख पाएगा, उसके लिए वो इस्तेमाल करेंगे पेरिस्कोप। देखिए पेरिस्कोप होती कैसी थी, पेरिस्कोप में आपके पास, शायद आपको याद आए कि वो दो ट्यूब्स होती थी कुछ ऐसी। यहाँ पर आपके पास फर्ज कर लें एक ट्री मौजूद है और यहाँ पर जो है वो कैप्टन ऑफ द सबमरीन मौजूद है। तो होगा क्या, वो यहाँ पर एक प्रिज्म रखते थे, रे आएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नीचे जाएगी, और फिर वो एक प्रिज्म जो है वो कुछ इस तरह रखते थे,
कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई, यहाँ पर जाएगी। असल मकसद टॉपिक पढ़ना नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल समझाना चाह रहा हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस्तेमाल कहाँ पर होती है, पेरिस्कोप में करते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा फाइबर ऑप्टिक्स का। जब भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात आती है तो फाइबर ऑप्टिक्स का बड़ा जिक्र आता है। एक आम केबल में सिग्नल ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है, ठीक। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर सिग्नल ट्रेवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और हम में से हर इंसान ये जानता है कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ है, जो कि स्पीड लिमिट भी है बेसिकली। तो वो सिग्नल कितना क्विकली ट्रेवल करता होगा। फाइबर ऑप्टिक्स जो होती है वो बिल्कुल एक बारीक बाल की तरह है, वो गिलास की बनी हुई है। जब उसके अंदर एक सिग्नल एंटर होता है तो वो सिग्नल एक खास एंगल पे एंटर करवाया जाता है। वो खास एंगल क्या है? वो ऐसा एंगल होता है जिसपे एंगल आई क्रिटिकल एंगल से क्या बन जाए, ज्यादा, ताकि जो लाइट है वो फाइबर ऑप्टिक्स के बाहर ना जाए, वो इसके अंदर आ जाए, फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो वो सिग्नल जो है वो लाइट जैसी स्पीड से जो है वो ट्रैवल करेगा। फाइबर ऑप्टिक्स में यूज होता है। आप सारे जो है वो एमकेट के स्टूडेंट हैं, तो शायद आप लोग एंडोस्कोप से वाकिफ हो। एंडोस्कोप क्या होता है? नॉर्मली जो ईएनटीज होते हैं, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो यूज करते हैं। एक बारीक सा वायर नुमा स्ट्रक्चर होगा जिसके एक एंड पे कैमरा लगा हुआ होगा। वो क्या करेंगे, वो वायर को नोज के थ्रू जो है वो आपके थ्रोट तक लाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है वो वोकल कॉर्ड्स देखना चाहता है, तो वो ये तो नहीं करेगा ना गला यहाँ से काटा हो वोकल कॉर्ड देख ले। वो क्या करेगा, वो एक पाइप लेगा, नोज के थ्रू वो थ्रोट में आएगा, उसके एंड पे कैमरा है। तो आपके पास एंडोस्कोप कुछ इस तरह के होते थे। यहाँ से ये दो ब्रांचेस बनी हुई होंगी, यहाँ से डॉक्टर देखेगा, यहाँ पर जो है वो कैमरा होगा, इधर कोई लाइट सोर्स होती है। क्या होगा, ये भी आपके पास वर्क करती है फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर, यानी ये भी वर्क कर रही होगी किसके ऊपर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने कहाँ पर ऑब्जर्व की। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको जो है वो पता होनी चाहिए। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है आपको ये पता होनी चाहिए। और सबसे आखिर में एक छोटी सी बात, याद है ये वाला फॉर्मूला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन एंगल आर ओवर साइन एंगल आई। याद है किसी को ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते थे? अगर कोई एक बच्चा जो है वो जवाब दे दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि वैसे तो फॉर्मूला होता था साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर। मैंने एक कंडीशन बताई थी जिसके ऊपर साइन एंगल आर ओवर साइन एंगल आई अप्लाई किया जाता है। जी फातिमा सर। Sir, when light is traveling from rarer to denser medium. अच्छा, और मेरे ख्याल से शायद जुनैरा भी बताना चाह रही थी। जी जुनैरा। सर जब लाइट जो है डेंसर से रेयर ट्रैवल कर रही होती है तब। जब डेंसर से रेयर में, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन एंगल आई ओवर एंगल आर, नॉर्मल था जब लाइट रेयर से डेंसर में आए। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो साइन एंगल आर ओवर साइन एंगल आई होता है। अगर मैं यहाँ पर मिनिमम केस की बात करूं तो मेरे पास जो एंगल आर है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ? क्रिटिकल एंगल। याद है ना, क्रिटिकल एंगल वो एंगल आई होता था जब एंगल आर 90 हो जाए, तो साइन 91 होता है। इस वजह से हमने एक फॉर्मूला लिखा था लास्ट क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, 1 ओवर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। आपको ये फॉर्मूला जो है वो मालूम होना चाहिए। अब यहां तक का जितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया ना, ये समझे इसमें ज्यादातर चीजें वो हैं जो मैं पढ़ा देता हूँ एप्टीट्यूड के बच्चों को कि उनको मालूम होना चाहिए। आपकी किताब में जो बेसिकली चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहां से मैं करने जा रहा हूँ वो है लेंसेस। सवाल गौर से सुनिएगा, क्योंकि मेरी ख्वाहिश होगी कि आप में से कोई बच्चा इसका जवाब दे। अगर मैं एक पीस ऑफ गिलास लूं और इस पीस ऑफ गिलास पर बहुत सारी लाइट रेज फॉल हो, जैसे कि ये, चले सिर्फ इतना बता दें कि इन रेस के साथ होने क्या वाला है। ये कन्वर्ज होंगी, ये डाइवर्ज होंगी, ये स्ट्रेट चली जाएंगी, क्या होगा? अगर कोई भी एक बच्चा जल्दी से बता दे। माशाल्लाह से 36 बच्चे हैं, कोई एक बच्चा तो बताए। चले जी सुनैरा। सर मेरे ख्याल में सीधा चली जाएंगी क्योंकि ना ये कन्वर्जिंग है ना ये डाइवर्जिंग है।
बिल्कुल सही। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये बात बताई थी कि जब रे जो है वो पीस ऑफ ग्लास पर नॉर्मली फॉल होती है। अगर आप इस रे को देखें जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, तो देख रहे हैं वो स्ट्रेट चली गई। इसी तरीके से उस रे को देखिए जिसको मैं ग्रीन कलर से जो है वो हाईलाइट कर रहा हूं, वो भी बिल्कुल सीधी चली गई। जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे नॉर्मली फॉल होती है तो वो विदाउट एनी डिविएशन स्ट्रेट जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो रेज है ये कंटिन्यू होंगी और ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीस ऑफ ग्लास पर रेज नॉर्मली फॉल हो तो दे डोंट सफर एनी काइंड ऑफ डेविएशन। अगर मैं इन रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करना चाहूं तो उसके लिए हमने क्या बनाया, लेंस। और लेंस है क्या, लेंस इज अ पीस ऑफ ग्लास हुज एटलीस्ट वन साइड इज कर्व। अच्छा, वन साइड इज कर्व से क्या मुराद है? देखिए ये मेरे लिए रेफरेंस लाइन कहलाती है। मैं कर्व दो तरीकों के बना सकता हूं। ये कर्व आपके पास बल्जिंग हो सकता है, बल्जिंग का मतलब है बाहर की तरफ उभरा हुआ, जैसे कि ये। इस कर्व को हम नाम देते हैं किसका, कॉन्वेक्स, क्योंकि बल्जिंग है, बाहर की तरफ निकला हुआ। इस कर्व की दूसरी शक्ल ऐसी होगी, इंडेंटेड, अंदर की तरफ धंसा हुआ। इसको हम नाम देते हैं क्या, कॉनकेव। तो लेंस इज अ पीस ऑफ ग्लास हुज एटलीस्ट वन साइड इज कर्व। लेंस एक ऐसा पीस ऑफ ग्लास है जिसकी एक साइड जो है वो कर्व होती है। ठीक, तो इस एतबार से क्योंकि अब ये कर्व दो तरीकों के हो सकते हैं, अगर बल्जिंग है तो कॉन्वेक्स है, अगर इंडेंटेड है तो कॉनकेव है। अगर इंडेंटेड है तो कॉनकेव है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं लेंसेज यहां पर जो है वो दो तरह के बना सकता हूं। या तो हमारे पास लेंस होता है जिसको नाम दिया जाता है क्या, कॉन्वेक्स लेंस, या फिर लेंस आपके पास होगा जिसको आप नाम देंगे किसका, कॉनकेव लेंस का। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं कॉन्वेक्स लेंसेज की बात करूं तो ये तीन तरह के होते हैं। ये मेरे लिए वो रेफरेंस लाइन होगी जो मैं बना रहा था। एक लेंस ऐसा हो सकता है, एक लेंस ऐसा हो सकता है, और एक लेंस जो है वो आपके पास, अगर ये रेफरेंस लाइन है तो कुछ ऐसा। जो पहला लेंस अगर आप इसको देखें तो इसकी एक साइड प्लेन है और एक साइड कॉन्वेक्स है, लिहाजा इसका नाम पड़ गया क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप दूसरे लेंस को देखेंगे तो दूसरे लेंस की दोनों साइड कॉन्वेक्स है, लिहाजा इसका नाम पड़ गया क्या, बाय कॉन्वेक्स, जिसको और भी क्या नाम दे देते हैं हम, डबल कॉन्वेक्स लेंस। और अगर आप तीसरे लेंस को देखें, बिल्कुल क्रेसेंट की तरह है, वो जो पहली तारीख का चांद होता है, हाँ, अगर आप देखें तो एक साइड बल्जिंग है और एक इंडेंटेड है, इसको नाम दिया जाता है क्या, कॉनकेवो कॉन्वेक्स का। ये लेंस की तीन टाइप हो गई। इसके बरखिलाफ अगर आप कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो एक कॉनकेव लेंस ऐसा होगा जिसकी एक साइड प्लेन है और एक साइड कॉनकेव है, इसको नाम दिया जाता है क्या, प्लेनो कॉनकेव लेंस। अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसकी दोनों कॉनकेव है तो ये कहलाएगा बाय कॉनकेव, या जिसका दूसरा नाम हो सकता है क्या, डबल कॉनकेव लेंस। और यहां पर आपके पास ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, तो ये आपके पास बन जाएगा क्या, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। लेंसेज आपके पास दो तरह के होंगे, या तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा या वो आपके पास कॉनकेव लेंस होगा। अब हमारी जितनी डिस्कशन होगी वो बेसिकली जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के हवाले से होगी। तो अगर मैं यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस बनाऊं, तो अब जरा इसको गौर से देखिएगा क्योंकि यही तमाम टर्मिनोलॉजीज हम बार बार जो है वो इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को हम नाम देते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर इमेज की लाइन ऑफ सिमेट्री और प्रिंसिपल एक्सिस हिट कर इंटरसेक्ट करते हैं,
इसको नाम दिया जाता है क्या? ऑप्टिकल सेंटर। कहते हैं कि अगर आपके पास रेज ऑफ लाइट हो जो आपस में पैरेलल हो, कुछ इस तरह, और सिर्फ यही नहीं कि ये आपस में पैरेलल है, उसके साथ साथ ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी क्या हो? पैरेलल। तो ये तमाम की तमाम रेस मुझे एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई नजर आएंगी। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, इस पॉइंट को हम कैपिटल एफ कहते हैं, और कैपिटल एफ का मतलब होता है क्या? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इसको स्मॉल एफ कहा जाता है। स्मॉल एफ का मतलब होता है क्या? फोकल लेंथ। स्मॉल एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। अब ये जो बाय कॉन्वेक्स लेंस है, अगर आप इसको गौर करें, ये बना कैसे होगा? आपने बेसिकली एक स्फीयर लिया होगा। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने स्फेरिकल मिरर पढ़ा हुए हैं, तो वहां से आप शायद रिलेट कर पाए। मैंने दो स्फेरिकल सरफेसेस दी, तो मेरे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, एक यहां पर और एक यहां पर। अब अगर मैं इसका सिर्फ कॉमन पोर्शन ले लूं, तो आप सब जो है वो इस बात से एग्री करेंगे कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें दो सेंटर हो गए। दो सेंटर कहना बड़ा अजीब सा लगता है, लिहाजा हमने इस पॉइंट को नाम दिया हुआ है 2f का। और 2f का जो आधा होता है वो क्या होता है? f। यही वजह है कि कॉन्वेक्स लेंस में आपको दो फोसाई नजर आएंगे, एक फोसाई राइट पर होगा, एक लेफ्ट पर होगा। और अगर आप f से डबल डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो ये कहलाएगा 2f, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर f क्या होता है, 2f क्या होता है, इसका मतलब आपको पता हो। जिस चीज को मिरर में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उस चीज को लेंस में 2f का नाम दिया गया। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर मैं सी लेफ्ट पर भी बनाऊं और सी राइट पर भी बनाऊं, तो दो सेंटर जो है वो एक अजीब सी बात है। लिहाजा हम उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बल्कि उसको हम 2f का नाम दे दिया करते हैं। आपको जो है वो ये वाली बात पता होनी चाहिए। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रेस को कन्वर्ज करता है, लिहाजा इसको कॉन्वेक्स के साथ साथ दूसरा नाम क्या दिया गया? कन्वर्जिंग लेंस का। ये कॉन्वेक्स के साथ साथ क्या भी कहलाएगा? कन्वर्जिंग लेंस। इसके बरखिलाफ अगर आप कॉन्केव लेंस की बात करेंगे, तो हमसे फर्क समझने के लिए बना लेते हैं। आपके पास ये रेफरेंस लाइन हो गई। कॉन्केव में दोनों सरफेसेस जो है वो इंडेंटेड हैं कुछ ऐसी। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या? एक रे ये रही जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एक रे यहाँ पर। ये रेस आपस में भी पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब ये डाइवर्ज हुई, तो देखिएगा भी डाइवर्ज हो कैसे रही है, क्योंकि कॉन्केव लेंसेज डाइवर्जिंग इन नेचर, एक दूसरे से दूर जाएंगे। शायद आपको मेरा जुमला याद आ गया हो। वो रेस जो एक एंड पे डाइवर्जिंग होती है, वो ऑपोजिट एंड पे क्या होती है? कन्वर्जिंग। मैंने मिरर फॉर्मेशन में, इमेज फॉर्मेशन में ये चीज सिखाने की कोशिश की। तो अगर आप इस रे को पीछे एक्सटेंड करें, तो ये यहां आएगी। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कुछ ऐसा केस बनेगा। इसको पीछे एक्सटेंड कर लें, तो ये तमाम रेज आपको जो है वो पीछे जो है वो, जब आप इन्हें एक्सटेंड करेंगे, तो आपको फील ये होगा कि तमाम की तमाम रेज बेसिकली एक ही पॉइंट से जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। मैं जो एक्सटेंड पीछे की उन्हें मैं डॉटेड कर देता हूं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर। ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा? फोकस। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि ये रियल नहीं है बल्कि इमेजिनरी है। यही वजह है कि जब आप कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं तो वो नेगेटिव ली जाती है। इसके बरखिलाफ जब आप कॉन्वेक्स की निकालेंगे तो वो पॉजिटिव है। तो ये लेंस आपके पास कहलाएगा क्या? कॉन्केव लेंस, जिसका दूसरा नाम हो सकता है क्या? डाइवर्जिंग लेंस। आप कॉन्केव कहें, आप
डाइवर्जिंग क्या है, दोनों का मतलब एक ही है। अब इस चैप्टर में हम जितनी बात करेंगे वो सारी बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की होगी। हाँ, कॉन्केव हम सिर्फ बिल्कुल जो आखिरी टॉपिक होगा गैलीलियन टेलीस्कोप, वहां पे इसका नाम इस्तेमाल कर लेंगे। अदरवाइज जितने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, जितनी थ्योरी आपने पढ़नी है, वहां हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो जो कुछ मैं अभी तक आपको जो है वो बता चुका, अगर इसके हवाले से किसी के जहन में जो है वो कोई कंफ्यूजन है तो हाँ बिल्कुल पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने बात की है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, मैंने बात की है कॉन्वेक्स लेंस की और कॉनकेव लेंस की। सर जी आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक दफा वापस से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मैंने कहा था कि दो कंडीशंस होनी चाहिए, लाइट डेंसर से रेयर में जा रही हो और दूसरा एंगल आई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अगर लाइट जो है वो पानी से हवा में जाए तो और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो तमाम की तमाम रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में तमाम रेस रिफ्लेक्ट हो जाती है पुराने मीडियम में, लिहाजा इसका नाम पड़ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने कहा एक प्रिज्म होता है जिसे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं। जितनी लाइट रेस फॉल होंगी वो सारी की सारी 90 पे रिफ्लेक्ट होके नीचे चली जाएंगी, जो पेरिस्कोप वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मैंने दो एप्लीकेशन और बताई, एक एंडोस्कोप और दूसरा फाइबर ऑप्टिक्स। ये सब के सब जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे चलते हैं। एप्टीट्यूड के हवाले से तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कंडीशंस। लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, नंबर वन। नंबर टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। नंबर थ्री, जो फॉर्मूला मैंने लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल, ये फॉर्मूला हमें जो है वो बस इतना भी याद हो तो ये हमारे लिए जो है वो काफी होगा। अगर किसी और के जहन में जो है वो कोई सवाल नहीं है तो बस एक आखिरी छोटी सी बात आज के लिए, फिर इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में। देखिए, अगर आप बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, तो इमेज कैसे बनता है, क्योंकि हमने प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन ऑलरेडी पढ़ रखी है। इमेज बनाने के लिए मुझे कम से कम दो रिफ्लेक्टेड या दो रिफ्रैक्टेड रेस की नीड होती है। तो अब कॉन्वेक्स लेंस में वो रेस बनती कैसी है, सिर्फ उन रेस को देखना है। मैं एक ही डायग्राम में जो है वो तीनों रेस बना दूंगा। ये हमारे पास एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है। इस बाइकॉन्वेक्स लेंस में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सेस। ये मैंने बना दी वो लाइन ऑफ सिमेट्री जो मैं लेंस में हमेशा से बनाने का आदी हूं। अब कहते हैं यही कि अगर एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे कि ये वाली, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे जिस पॉइंट से पास होगी उस पॉइंट को लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहता है। ये रे नंबर वन हो गई। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होगी। रे नंबर टू देखिए, अगर रे आपके पास पहले फोकस से पास हो जाए, जैसे कि ये वाली, फर्स्ट कर लें ये पॉइंट फोकस था, रे पहले फोकस से पास हुई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी। यानी पहली रे का अपोजिट हो गया, पैरेलल है फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो रही है पैरेलल बन जाएगी। और थर्ड रे हमारे पास कौन सी है, थर्ड रे वो है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट चली जाएगी। जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट चली जाएगी। ये टोटल तीन रेज हैं जो कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन में हम यूज करेंगे। ठीक है, बस ये तीन रेज हैं जिनसे हम तमाम इमेज फॉर्मेशन जो है वो पढ़ लेंगे। कॉन्वेक्स के हवाले से पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमारे अगले जितने टॉपिक होंगे उन सबका ताल्लुक जो है वो कॉन्वेक्स से ही होगा। अब एक छोटी सी बात, उसूली तौर पर होना क्या चाहिए। देखिए, अगर मैं
इन सबको कॉपी कर लूं तो शायद आप समझ पाए। उसूली तौर पे देखिए होना क्या चाहिए, सिर्फ इस पर्पल वाली रे पे फोकस करिएगा। जब इस पर्पल रे ने इस लेंस में हिट किया, इसको क्या होना चाहिए, इसको डेविएट होना चाहिए, क्योंकि लाइट जो है वो रेयर से कहां पर आ रही है, डेंसर में। तो रेयर से डेंसर में आने का मतलब है इट शुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, कुछ ऐसा। हो सकता है आप मेरी बात जो है वो ना समझ पा रहे हो, तो मैं एक काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए आसान कर दूं। अब बात समझ में आ जाएगी आपको। इस रे को देखिए, जब इसने लेंस को हिट किया तो इसको ओरिजिनली डेविएट होके ऐसे जाना चाहिए था, क्योंकि रेयर से डेंसर में आई और फिर ये बाहर निकलती तो दोबारा डेविएट होती। मैंने इस डेविएशन को अगर आप गौर से देंगे तो मैंने इग्नोर किया है, आधे हिस्से में इग्नोर किया है और आधे में मैंने शो किया है। मैं इस डेविएशन को जो है वो शो नहीं करता। अब अगर मैं सरसरी तौर पे बता दूं तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास ये लेंस है, जब रे इसको हिट करेगी तो पहले वो ऐसे डेविएट होगी, फिर वो बाहर निकलेगी। लेकिन मैं इसकी ऐसे डेविएशन दिखाता नहीं, क्यों? क्योंकि मैं लेंस को कैसा बनाता हूं, थिन लेंस। यही वजह है कि चैप्टर नंबर 10 में जहां जहां पे आप लफ्ज लेंस इस्तेमाल करेंगे, वहां पर आप बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करेंगे थिन लेंस। क्यों? मैंने तमाम केसेस में लेंस को थिन माना है ताकि ये जो इसके अंदर वाली डेविएशन है वो इतनी कम हो कि अगर मैं उसके आधे को इग्नोर भी कर दूं तो फर्क ना पड़े। लिहाजा हम जब भी लेंस इस्तेमाल करेंगे उस लेंस का थिकनेस होना जो है वो जरूरी है। लेंस थिक कभी भी नहीं बनाते, क्योंकि आपको तो खैर ड्रॉ करना भी नहीं पड़ेगा, आप तो सिर्फ एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लेंस को हम थिन लेंस कहते क्यों थे। शायद आपको याद है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको थिन लेंस फॉर्मूला कहते थे। वो थिन आया इसी वजह से था क्योंकि आप लेंस के अंदर की डेविएशन को जो है वो इग्नोर करते हैं। अगर यहां तक किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है आप बिल्कुल पूछ लें, अदरवाइज आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किए हुए, मैंने वहां पर एक पोस्ट लगाई थी ग्रेड टेस्ट की जो सैटरडे को है, वो सिर्फ एमकेट अल्लामा और ई कैट के लिए है, वो एमकेट कायद के लिए नहीं है। लिहाजा अनाउंसमेंट मैंने इसलिए कर दी कि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि हमारा भी सैटरडे को कोई टेस्ट है। ठीक, अगर किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ लें, अदरवाइज आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। चले, अगर किसी के ध्यान में कोई कंफ्यूजन नहीं तो यहीं से रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में।